नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा जनमत में होने वाली है वो एक संकल्प, एक प्रण से जुड़ी हुई है, वो भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, वो हमारी और आपकी अस्मिता से जुड़ी हुई है। नक्सल मुक्त भारत के बाद अब घुसपैठ मुक्त भारत की तैयारी शुरू हो चुकी है। वो अभियान, वो डिमांड, वो मांग जो सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है, सरकार अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने हमेशा कहा कि देश को अगर प्रबल बनाना है, सुरक्षित रखना है, तो भारत को सबसे पहले घुसपैठिया मुक्त करना होगा, रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ना होगा। और इसी दिशा में अब भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की सीमाएं केवल नक्शे पर खींची हुई रेखाएं नहीं है, यही सीमाएं भारत की संप्रभुता की पहली प्रहरी है। अगर सीमा सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, अगर सीमा कमजोर पड़ती है तो उसका असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने तक पहुंचने लगता है। ऐसी बहुत सारी तस्वीर हमने देखी है जो इसी ताने बाने को सबसे बड़ा आघात पहुंचाती है। और इसलिए आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो हुआ उसे एक सामान्य सरकारी बैठक समझने की भूल मत कीजिएगा। अब वो कौन सी बैठक थी, इस बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सीमावर्ती जिलों के एसपी, राज्यों के डीजीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। संदेश साफ था, अब सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पोस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमा से जुड़े हर जिले, हर पुलिस थाने और हर प्रशासनिक इकाई की जवाबदेही तय होगी। आखिर इतनी बड़ी बैठक क्यों हुई है, इसे समझना जरूरी है। यह बैठक इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। बांग्लादेश से लगने वाली सीमा लगभग 4,096 किलोमीटर की है। चीन से लगने वाली सीमा लगभग 3,488 किलोमीटर की है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगभग 3,323 किलोमीटर की सीमा धूर्त पाकिस्तान से भी लगती है। ये बॉर्डर इलाके हैं। नेपाल लगभग 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। वहीं म्यांमार की अगर बात की जाए तो लगभग 1,643 किलोमीटर और भूटान लगभग 699 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत की इन देशों से जुड़ती है। अफगानिस्तान की भी बात अगर करें तो जो लगभग 106 किलोमीटर वाली सीमा है वो भारत से लगती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 7 ऐसे देश हैं जहां सीमा, भारत की सीमा इन देशों से जुड़ती हुई, लगती हुई नजर आती है। अब इतनी विशाल सीमा की सुरक्षा केवल सेना या बीएसएफ का काम नहीं हो सकती है, और इसलिए पहली बार सीमा से जुड़े जिलों के एसपी को सीधे राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता कहां पर है, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट देखी जाए तो सबसे अधिक चुनौती भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर ही बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर, असम के धुबरी, करीमगंज, कछार, वहीं त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी जिले वर्षों से हम देखें तो सीमा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर है, गुजरात का कच्छ का हिस्सा है, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन माने जाते हैं, क्योंकि यहीं से ही घुसपैठ भी होती है, यहीं से ही ड्रोन हथियार भी आते हैं और यहीं से नशीले पदार्थों की बड़ी तस्करी भी होती है। और इन सब के पीछे हाथ है उसी नापाक पाकिस्तान का। नेपाल और म्यांमार सीमा भी पूरी तरह से आसान नहीं है। खुली सीमा का फायदा उठाकर मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज और संगठित अपराध की आशंकाओं पर एजेंसियां लगातार निगरानी रख रही हैं। सरकार की सबसे बड़ी चिंता क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता
घुसपैठ तो है, लेकिन घुसपैठ सिर्फ सीमा पार करने तक सीमित नहीं रहती है। चिंता इसके बाद ज्यादा शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद शुरू होता है फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, यानी पहचान बदलने का पूरा नेटवर्क। और यही वजह है कि आज की बैठक में केवल सीमा की ही नहीं, बल्कि डेमोग्राफिक बदलाव पर भी चर्चा हुई है। डेमोग्राफी का सवाल क्यों आया, तो यहां पर भी स्पष्ट होना होगा। सरकार का कहना है कि जहां कहीं अवैध घुसपैठ होती है, वहां उसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि उसका असर स्थानीय प्रशासन पर पड़ता है, उसका असर संसाधनों पर पड़ता है और उसका असर सुरक्षा पर भी पड़ता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में बदलाव कई कारणों से हो सकता है, जन्म दर, रोजगार, आंतरिक पलायन और वैध प्रवासन, और इसलिए किसी भी निष्कर्ष का आधार जांच और कानून होना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने इसके लिए भी 3 जो आधार तैयार किए हैं, वो है डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट। आज की बैठक में जिस नीति पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो यही है, डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट, यानी पहचान करो जो घुसपैठिए हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई करो, और यदि किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी रिकॉर्ड में जगह बना ली है तो उन रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से वहां से हटाओ, यानी डिलीट करो। भारतीय नागरिकों के अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए ही हो, इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल हो। गृह मंत्री अमित शाह का अगला मिशन स्पष्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं कि सरकार का लक्ष्य देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है, और ये हुआ भी। 31 मार्च 2026 का वो दिन जो डेडलाइन तय की गई थी, भारत नक्सलवाद से मुक्त हुआ। अब ना के बराबर, नगरडे के बराबर ये चुनौती है जिस पर बहुत जल्द पार पा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त देश में रह रहे अवैध घुसपैठिए हैं। वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने देश के संसाधनों पर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने देशवासियों के अधिकारों पर कब्जा कर रखा है, और जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज की बैठक के बाद यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ के खिलाफ व्यापक अभियान भी सरकार की प्राथमिकताओं में है, यानी सीमा पर सख्ती, जिलों में सख्ती, दस्तावेजों की जांच और एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय। आज की बैठक का सबसे बड़ा संदेश स्पष्ट है। गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सीमा सुरक्षा केवल बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं, जिला पुलिस भी उतनी ही जिम्मेदार होगी। अगर सीमा से कोई अवैध गतिविधि होती है तो उसका जवाब स्थानीय प्रशासन को भी देना होगा, यानी अब जवाबदेही तय होगी। निष्कर्ष, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत शरण देने की परंपरा वाला देश भी है, लेकिन भारत का संविधान और कानून ये भी कहते हैं कि नागरिकता और देश में निवास का अधिकार कानून के अनुसार ही तय होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय मूल्य दोनों का संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए आज की बैठक इसी संदेश के साथ समाप्त हुई कि सीमा सुरक्षा, कानून का शासन और एजेंसियों के बेहतर समन्वय के जरिए अवैध घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि सीमा सुरक्षित होगी तभी भारत सुरक्षित होगा, और भारत सुरक्षित होगा तभी भारत 2047 का विकसित भारत होगा। जनमत में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं उनके बीच जो देश का भविष्य है। छात्रों की बात हो रही है। ये कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके संसद भवन में नहीं, बल्कि उसके विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तैयार होता है, क्योंकि आज का छात्र कल का वैज्ञानिक है, कल का सैनिक है, न्यायाधीश है, शिक्षक है, प्रशासक है, उद्यमी है, और वही भारत के भविष्य का नेतृत्व करता भी है। आज 9 जुलाई है,
देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी इस दिन को राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मना रही है। वर्ष 1949 में आज ही के दिन एबीवीपी की स्थापना हुई थी और इसी स्थापना दिवस की स्मृति में हर वर्ष 9 जुलाई को छात्र शक्ति और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ ये दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिन खास क्यों है, क्योंकि इस दिन का महत्व केवल एक संगठन के स्थापना दिवस तक सीमित नहीं है। ये उस विचार का प्रतीक है कि जब छात्र जागता है तब समाज बदलता है और जब युवा जागता है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में इसी उद्देश्य से हुई थी कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम न बने, बल्कि चरित्र निर्माण, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का भी आधार बने। एबीवीपी का ध्येय वाक्य है ज्ञान, शील और एकता। ज्ञान यानी शिक्षा और बौद्धिक विकास, शील यानी चरित्र और नैतिकता, और एकता यानी राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का भाव। आज एबीवीपी देश के अनेक महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में सक्रिय छात्र संगठनों में से एक है। संगठन का दावा है कि वो देश के सबसे बड़े छात्र संगठनों में शामिल है। शिक्षा, छात्र समस्याओं, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास, सामाजिक सेवा और राष्ट्रीय मुद्दों पर वो लगातार सक्रिय रहता है। राष्ट्रीय छात्र दिवस के अवसर पर देश भर में छात्र सम्मेलन, विचार गोष्ठियां, रक्तदान शिविर, पौधारोपण, मेधावी छात्रों का सम्मान और समाज सेवा के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि छात्र दिवस कौन मना रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने छात्रों को वो भारत दे रहे हैं जिसके वो हकदार हैं, जिसके वो अधिकारी हैं। भारत दुनिया का सबसे युवा देश बनने की ओर अग्रसर है। करोड़ों युवा आज स्कूलों और विश्वविद्यालयों में हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन यही शक्ति तभी राष्ट्र शक्ति बनेगी जब शिक्षा आधुनिक होगी, कौशल मजबूत होगा, शोध को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अवसर मिलेगा। आज का छात्र केवल किताब पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीख रहा है, स्टार्टअप्स भी बना रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहा है, स्पेस रिसर्च में योगदान दे रहा है, ओलंपिक में देश का नाम रोशन कर रहा है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहा है। इतिहास साक्षी है कि भारत के हर बड़े परिवर्तन में छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लोकतांत्रिक आंदोलनों तक युवाओं ने समय समय पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आज जब भारत विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इन्हीं छात्रों और युवाओं के कंधों पर है, क्योंकि सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करता है, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक देश का भविष्य बनाता है और विश्वविद्यालय में बैठा छात्र आने वाले भारत की तस्वीर तैयार करता है। और इसलिए राष्ट्रीय छात्र दिवस केवल एक तिथि नहीं, ये एक संदेश है कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, चरित्र भी दे, ज्ञान केवल रोजगार नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी दे और युवा केवल अपने सपनों के लिए नहीं, भारत के सपनों के लिए भी आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो जब हम शक्ति की बात करते हैं तो युवा भारत की शक्ति है, लेकिन एक शक्ति इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के राष्ट्रीय गौरव, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संप्रभुता को 7वें आसमान पर ले जाने वाली एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब मध्य पूर्व में अमेरिका ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर विनाशकारी हमला कर दिया, जिससे पूरी दुनिया पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप होने का महासंकट मंडरा रहा है, ठीक उसी वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न की धरती से भारत के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने देश की ऊर्जा सुरक्षा को हमेशा के लिए अभेद्य बना दिया है।
तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट पर अंतिम और आधिकारिक हस्ताक्षर कर दिए हैं। जब पूरी दुनिया तेल और ईंधन के लिए तरसने वाली है, तब पीएम मोदी की इस बड़ी कूटनीतिक जीत ने भारत को लंबे समय तक बिना किसी बाधा के परमाणु ईंधन मिलना तय कर दिया है। खाड़ी देशों के इस ताजा संकट के बीच ये समझौता भारत के हित में क्यों सबसे बड़ा वरदान है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल भारत इस समय अपनी स्वतंत्रता के अमृत काल से गुजर रहा है और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ईरान पे परमाणु संवर्धन केंद्रों पर हुए हमले के बाद यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं या सप्लाई रुक जाती है, तो भारत को अपने पावर प्लांट चलाने और स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए परमाणु शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का लगभग 28% यूरेनियम भंडार है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर अंतिम मुहर लगाकर 2014-2015 के मूल नागरिक परमाणु सहयोग समझौतों को पूरी तरह धरातल पर उतार दिया है। हालांकि ये यूरेनियम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कार्यों जैसे बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कड़े सुरक्षा मानकों के दायरे में रहेगा। लेकिन इसने भारत को वैश्विक ऊर्जा संकट से पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। यहां यह जानना भी बेहद जरूरी है कि यह सौदा पिछले कई सालों से क्यों अटका हुआ था। दरअसल साल 2014 की बात है, जब इस परमाणु सहयोग पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भीतर कड़े परमाणु विरोधी नियमों और राजनीतिक चिंताओं का एक अड़ंगा सामने था। ऑस्ट्रेलियाई लॉबी को डर था कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल भारत अपने हथियार कार्यक्रम में न कर ले। प्रधानमंत्री मोदी की बेजोड़ कूटनीति, जिन्होंने दुनिया में चल रहे तमाम परमाणु तनावों के बीच ऑस्ट्रेलिया की सभी कानूनी और तकनीकी बाधाओं को दूर कर फाइनल एग्रीमेंट को लॉक कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रसूख को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना मजबूत और अटूट समर्थन भी फिर से दोहराया है, जो कि चीन और भारत विरोधियों के लिए एक करारा जवाब भी है। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ यूरेनियम तक सीमित नहीं रही है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत को महाशक्ति बनाने के लिए कई अन्य रणनीतिक समझौतों का भी चक्रव्यूह रचा गया है। डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर, यानी दोनों देशों ने एक ज्वाइंट डिफेंस डिक्लेरेशन जारी किया है, जिसके तहत एडवांस्ड और इंटीग्रेटेड डिफेंस पार्टनरशिप के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो भारतीय सेनाओं की मारक क्षमता को और अधिक आधुनिक बनाएगा। दूसरा, क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर, भविष्य की तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए भी जियो साइंस 2, ऑस्ट्रेलिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच एक ऐतिहासिक MOU साइन हुआ है, जो चीन पर हमारी निर्भरता को शून्य कर देगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष में भारत की धाक। दरअसल भारत के अंतरिक्ष अभियानों को नया विंग देने के लिए, नए पंख देने के लिए हिंद महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कॉकस 4 किलिंग द्वीप समूह पर एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा, जो इसरो के गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। 4200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 347 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है, इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज का नया भारत अपनी शर्तों पर दुनिया चला रहा है। जहां एक तरफ दुनिया में अमेरिका ईरान तनाव और परमाणु केंद्रों पर हमलों की वजह से ऊर्जा संकट खड़ा होने की आशंका है, वहीं पीएम मोदी ने समय रहते ऑस्ट्रेलिया से परमाणु ईंधन का अमृत हासिल कर भारत की पीढ़ियों को सुरक्षित कर दिया है।
हिंद महासागर के कॉकस द्वीप से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक भारत ने अपनी रणनीतिक संप्रभुता का परचम लहरा दिया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को अभेद्य बनाने की दिशा में एक महाविजय है। जनमत पे आगे बढ़ते हैं और बात अंतर्राष्ट्रीय मंच से आ रही एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब जरा ये समझिएगा। दरअसल तुर्की में नाटो समिट से लौटते समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। कहा कि मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 टारगेट पर हूं और ये बात हर जगह सामने आ चुकी है। ट्रंप के इस एक बयान और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स के बाद मिडिल ईस्ट में बारूद की तरह आग सुलग चुकी है, जिसने जून में हुए दोनों देशों के अस्थायी युद्ध विराम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है, जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई ठप होने का महासंकट फिर से खड़ा हो गया है। ट्रंप की जान पर मंडरा रहे इस खतरे की गंभीरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से ट्रंप ने कतर के नए विमान की जगह अपने पुराने एयरफोर्स 1 से यात्रा की और टेक ऑफ के समय पत्रकारों को खिड़कियों के पर्दे बंद रखने के सख्त निर्देश दिए। ट्रंप ने ईरान के नेताओं को गंदगी और हिंसक मानसिकता के लोग कहा। ट्रंप ने इसे पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान यानी ईरान का परमाणु निरस्त्रीकरण अभियान बताया है। इस घोषणा के साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमेटी के 20 से अधिक युद्धपोतों ने घेराबंदी की और ईरान के बुशर बंदर अब्बास और चाबहार में स्थित 90 से अधिक परमाणु संवर्धन और सैन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। इस बमबारी में चाबहार बंदरगाह की बिजली गुल हो चुकी है और ईरान शहर एयरपोर्ट तबाह हो चुका है। ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि ईरान नहीं सुधरा तो अमेरिका उसके सबसे बड़े तेल निर्यातक केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लेगा। इसके जवाब में ईरान की IRGC ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 8 मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया है। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ ने एक्स पर सीधे ललकारा, स्ट्राइक करोगे तो पलटकर मार खाओगे। इस महायुद्ध के कारण दुनिया का सबसे प्रमुख समुद्री तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से ब्लॉक होने की कगार पर फिर से आ चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह समुद्री रास्ता अमेरिकी धमकियों से नहीं खुलेगा। इसका सीधा और घातक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 50% से अधिक उछलकर ब्रेंट क्रूड $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले जा रहे हैं। भीषण तनाव को देखते हुए अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपना प्रस्तावित इजरायली दौरा भी तुरंत रद्द कर दिया है। दुनिया अब एक बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है, जहां दुनिया की महाशक्ति के नेता अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों के पर्दे बंद कर रहे हैं और खाड़ी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ईंधन पर हाहाकार मचा है। वहीं आने वाले दिन वैश्विक राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील होने वाले हैं, क्योंकि खास तौर से अगर ईरान की हिट लिस्ट में, जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप का नंबर 1 है, यानी ईरान ट्रंप को खत्म करना चाहता है, तो ऐसे में ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी हाल में फिर ईरान को छोड़ेगा नहीं। और अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो निश्चित रूप से दुनिया विश्व युद्ध के खतरे की तरफ बढ़ रही है और ये खतरा दुनिया के लिए वो तस्वीर लेकर आएगा जो दुनिया की न केवल अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि सभ्यताओं के लिए भी बड़ी तस्वीर और उसके नुकसान के लिए बड़ी तस्वीर लेकर आएगा।
अब आइए खबर नोएडा से भी ले लेते हैं। दुखद खबर है, तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ब्लैक स्कॉर्पियो ने सब्जी से भरे लोडर वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोडर वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फरार चालक की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच भी कर रही है। शुरुआती जानकारी ये कह रही है कि तेज रफ्तार जो है वही हादसे की बड़ी वजह बना है। नोएडा में लगातार सामने आ रहे सड़क हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और आइए बात अब छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्र को बड़ी विकास सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने समोदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 128 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और ग्रीन विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई नई घोषणाएं भी की। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की मांग पर समोदा स्कूल में अहाता निर्माण, पंचायत भवन में प्रथम तल निर्माण, तुलसी हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन और रीवा में 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टैम्प डैम निर्माण की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचे और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। विकास कार्यों की सौगात मिलने से क्षेत्रवासियों में भी उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि प्रदेश में लगातार विकास परियोजनाओं को गति दी जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार हो और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हम लोगों का सौभाग्य कि इसमें हम लोग साक्षी रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, हमारे निगम मंडल के सामान्य अध्यक्षगण, अधिकारीगण, सबकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ है और 128 करोड़ एक विधानसभा का है, मात्र आरंग विधानसभा का है। और मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया है कि पिछले 2.5 वर्षों में 800 करोड़ से ज्यादा के विकास काम यहाँ पर स्वीकृत हो चुके हैं और पूर्ण भी हो चुके हैं। तो इस तरह का विकास छत्तीसगढ़ के अंदर में चल रहा है और आज भी इस क्षेत्र के लिए 4 नई घोषणा हुई है। एक तो यहाँ नगर पंचायत का जो कार्यालय है उसके ऊपर तल में कार्यालय का विकास होगा, उसकी घोषणा किए हैं। एक हायर सेकेंडरी स्कूल समोदा का बाउंड्री वॉल नहीं बना था, तो बाउंड्री वॉल उसकी घोषणा हुई है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत तुलसी में जो हाई स्कूल है, तो बच्चों को हायर सेकेंडरी के लिए दूर जाना पड़ता है, अब उस हाई स्कूल का उन्नयन करेंगे। हायर सेकेंडरी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई के लिए उपलब्ध हो जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। और एक रीवा है, ग्राम रीवा, वहाँ पर एक स्टॉप डैम निर्माण की मांग हुई है, उससे वहाँ का वाटर लेवल भी ठीक होगा, पेयजल की भी व्यवस्था होगी, तो उसका लागत करीब 4 करोड़ होगा। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।